अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्बल एनालॉजी का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आइदर इट इज एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये थ्योरी काम आने वाली है। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि वर्बल एनालॉजी जो है उसके अंदर बेसिकली कब कब कौन से डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर प्रीवियसली क्वेश्चंस को पूछा गया है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि एसएससी सीएचएसएल की 2023 के एग्जाम की बात करूं, टायर 2 की, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितनी कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया है, जैसे बेसिकली एनालॉजी को पढ़ने के लिए इसका 4 जगह तो यहां पर एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहां पर समझाया गया है कि सबसे पहले यहां पर वर्ड एनालॉजी को अगर आप देखें मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है 2023 के अंदर। उससे कम अल्फाबेट एनालॉजी से क्वेश्चन आए हैं, उससे कम नंबर एनालॉजी से, और उससे कम आए हैं अल्फाबेट नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये सभी का दिया हुआ है। ये 2023-24 का डेटा है, ये 23 का है, ये सीपीओ का डेटा है, ये एमटीएस 2023, ये सीएचएसएल 2023, सीजीएल 2023, सभी का ये डेटा दिया हुआ है। और सभी के अंदर क्वेश्चंस की कैटेगरी आपको बताई गई है कि यहां पर किस किस एग्जाम के अंदर कितनी बार किन क्वेश्चंस को पूछा गया। अगर आप ध्यान दें, यहां पर 138 टाइम क्वेश्चन आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिटवीन 14/7/2023 to 27/7/2023 इन एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम। और ये सभी एग्जाम्स के अंदर पिछले 5 साल का पूरा ये आपको सर्वे दिया हुआ है, ये आपको एनालिसिस दिया हुआ है कि पिछले 5 सालों के अंदर कब कब किन किन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ये डिटेल्ड एनालिसिस है यहां पर। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं कि एनालॉजी बेसिकली होती क्या है या वर्बल एनालॉजी कहते किसे, तो एनालॉजी दो तरीके की होती है। एक होती है वर्बल एनालॉजी, एक होती है नॉन वर्बल एनालॉजी। नॉन वर्बल एनालॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इमेज पर आधारित प्रश्न होते हैं। और वर्बल एनालॉजी के अंदर वर्बली जिन चीजों को हम लोग डिक्टेट कर पा रहे हैं, जिन चीजों को हम बोल पा रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। यहां पर बताया भी गया है कि एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी और रिजेंबलेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट to another in a certain aspects. In these type of questions, a specific relationship is given to the candidate and she supposed to identify another similar relationship from the given alternatives. तो यहां पर आपको एक रिलेशनशिप दिखाया जाता है और दूसरे रिलेशनशिप के बारे में यहां पर पूछा जाता है। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा से यहां पर आपको कुछ इस तरीके से यहां पर आपको 4 डॉट्स दिखाई देंगे। 2 डॉट्स यहां पर होंगे और 2 ही डॉट्स इधर होंगे। यहां पर कोई फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर कोई एक सेकंड वर्ड लिखा है, यहां कोई एक थर्ड वर्ड लिखा है और यहां पर इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। अब जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ में है वही सेम रिलेशन, वही सेम लॉजिक थर्ड का फोर्थ के साथ में बनना चाहिए। इसी तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नाउ the aim of the analogy is to test overall logical understanding of the candidates and
how they understand different kinds of relationship among various elements. To solve these questions, following two simple steps are to be followed. बहुत ही दो सिंपल से नियम यहां पर दिए हुए, बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं जिन्हें आपको समझना है, जो कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्या है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स। आपको पहले एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में आखिरकार लॉजिक क्या लग रहा है। देन कंप्लीट द अदर पेयर, और उसके बाद में जो भी लॉजिक वहां से पता चल रहा है हमको, जो भी रिलेशनशिप हमको पता चल रहा है वहां से, उसी रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन मार्क पर जो भी हमें चीज पूछी गई है वहां पर इसे हम पेयर को कंप्लीट कर देंगे। Now it is clear that analogy is established when two pairs of elements bear the same relationship. The questions based on analogy may be asked in various forms. It can be classified into the following types. अब एनालॉजी में भी अलग अलग तरीके की थी, जैसे अल्फाबेट एनालॉजी थी, वर्ड एनालॉजी थी, नंबर एनालॉजी थी, फिर अल्फाबेट नंबर एनालॉजी। तो अलग अलग टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया है क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए। अब सबसे पहले यहां पर फर्स्ट टाइप आ रहा है जो कि आ रहा है वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी क्या है? व्हाट इज वर्ड एनालॉजी? In word analogy related problems, the candidate is required to identify the relationship between the given pair of words and then to find out the similar analogous pair, or to complete the another analogous pair according to the relationship in the given pair. तो सबसे पहले वर्ड एनालॉजी के अंदर नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ शब्द से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और वहां पर सबसे पहले आपको जो भी पहले दिया हुआ है, जो भी पहला पेयर दिया हुआ है, और पहले पेयर के रिलेशनशिप को देखते हुए और उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस पर आपको उसे पुट करना है। द रिलेशनशिप कैन बी सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कितने भी तरीके की हो सकती है, सेवरल टाइप्स की हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करती है उसके प्रकार के ऊपर। बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ पेयर, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए, जो पेयर्स दिए हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनालॉगस रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। कुछ टाइप्स आपको यहां पर समझाए गए हैं, उन टाइप्स पर जरा नजर करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, यहां पर कुछ रिलेशनशिप्स आपको दिखाए गए वर्ड एनालॉजी के, जिससे कि होगा क्या कि अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो क्वेश्चंस करने में आपको इससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। और सबसे पहले 12.1.1 में यहां पर सिनोनिम्स वर्ड्स बताए गए हैं। देन आफ्टर सिनोनिम्स वर्ड कौन से हो गए? सिनोनिम्स वर्ड वो हो गए जिनका मतलब एक जैसा है, जैसे बेनिवोलेंट और काइंड, ये एक जैसे मीनिंग हो गए। किडनैप करना और किसी को एबडक्ट कर लेना, ये एक मीनिंग हो गया। एटर्नल एंड लेस, they both are depends both the meanings of these words are related with and. Empty and vacant, empty is also the another name of empty is vacant. Now 12.1.1.2 stands for antonyms words. The antonym words, those words which are opposite to each other, the meaning of the words are opposite to each other. For an example, shallow and deep, they both are antonym to each other. Ignore and notice, they both are opposite to each other. Alertness and lethargy, they both are the antonyms to words to each other.
destroy and create. Now the next one is 12.1.1.3 stands for country and their continent relationship. एशिया इंडिया। अब यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि एशिया के अंदर इंडिया, या इंडिया कहां पर है एशिया के अंदर? साउथ अमेरिका, ब्राजील, यूरोप, फ्रांस, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। ये कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं समझने के लिए कि क्या क्या चीजें आपको यहां पर लर्न करनी है, क्या क्या चीजें यहां पर समझनी है। अब क्या सिर्फ एंटोनिम्स इतने ही, ये जो 4 वर्ड्स दिए सिर्फ इतने की होते हैं? नहीं, एंटोनिम्स तो बहुत सारे होते हैं। आपको यहां से एक प्रकार समझा दिया गया कि इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो ये जितनी भी बातें यहां पर लिखी जा रही हैं ये तो याद करनी है, एज वेल एज इसी के मिलते हुए जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को आपको लर्न करना है। 12.1.1.4 stands for country and their capital relationship. In the previous one, there is a relationship between country and continent. Now there are relationship between country and capital. The first one is Tokyo, Japan. Kathmandu, Nepal. Rome, Italy. Moscow, रशिया। तो यहां पर कंट्री और कैपिटल का रिलेशनशिप यहां पर दिखाया गया है। आफ्टर दैट स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भुवनेश्वर, ओडिशा। गांधीनगर, गुजरात। गैंगटॉक, सिक्किम। ये स्टेट और कैपिटल्स के रिलेशनशिप हो गए। देन आफ्टर कंट्री एंड देयर करेंसीज। डॉलर इन यूएसए, यूरो ग्रीस, बाहत थाईलैंड, केयात इन म्यांमार। तो कौन सी कंट्री के अंदर कौन सा करेंसी चलता है वो यहां पर समझाया गया है। आफ्टर दैट 12.1.1.7 stands for country and parliament। मतलब कौन सी कंट्री का क्या पार्लियामेंट का नेम होता है। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ईरान की मजलिस, रशिया की ड्यूमा, यूएसए की कांग्रेस, जस्ट लाइक दैट। आफ्टर दैट 12.1.1.8 stands for country and river। कौन सी कंट्री है और उसके अंदर कौन सी रिवर देखने को मिलती है, कौन सी रिवर उसमें बहती है? इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है? गंगा। चाइना के अंदर होंगहो। ब्रिटेन, थैप्स। एंड आफ्टर दैट ऑस्ट्रिया, डेन्यूब। 12.1.1.9 stands for animal and their young ones। कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, उसके यंग वन को क्या कहते हैं? जैसे कैट के बच्चे को हम लोग किटिन कहेंगे, स्टैग के फॉन, टाइगर कब, शीप के लैम्प, ये चीज। आफ्टर दैट 12.1.1.10 stands for animal things and their keeping places। कोई भी एनिमल है या कोई भी चीज है उसको रखने की सही जगह या उस जगह को क्या बोलते हैं? जैसे बर्ड्स को कहां पर आइवरी में रखा जाता है, फिश को कहां? एक्वेरियम के अंदर, बीज को एप्री के अंदर, एनिमल्स को जू के अंदर, एरोप्लेन को हैंगर के अंदर, और वेपन्स को आर्मरी में। नाउ द नेक्स्ट वन इज 12.1.1.11 stands for male and their female। बिच, डॉग। अब बिच क्या हो गई? फीमेल। डॉग क्या हो गया? उसी का मेल। मेयर एंड हॉर्स, ये भी फीमेल और मेल। लॉयनेस, लॉइन, लॉयनेस हो गई क्या? फीमेल, और लॉइन हो गया मेल। डॉय एंड देन स्टैग। नाउ द नेक्स्ट वन इज 12.1.1.12 stands for worker and their tool। कौन सा वर्कर है और वो किस टूल का यूज करता है? स्वॉर्ड, वॉरियर। प्लम्ब लाइन, मैसन। स्पैड, लेबरर। सॉ, कारपेंटर। कौन सा टूल है?
और वो कौन सा वर्कर उसे यूज करता है। 12.1.1.13 स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स। कौन सा प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है फाइनल, और वो किस रॉ मटेरियल से बना करके तैयार किया जा रहा है। अब जैसे पेपर है तो पेपर पल्प से बनेगा, फैब्रिक है यार्न से बनेगा, फर्नीचर वुड से, और लिव इन फ्लैक्स से। आफ्टर दैट 12.1.1.14 स्टैंड्स फॉर वर्कर एंड देयर वर्किंग प्लेस। कौन सा वर्कर है और वो किस जगह पर काम करता है। जैसे शेफ है तो वो आपको किचन में ही देखने को मिलेगा, एस्ट्रोनॉमर है तो वो ऑब्जर्वेटरी में मिलेगा, वेटर है रेस्टोरेंट में मिलेगा, लॉयर है कोर्ट में मिलेगा। तो हर एक वर्कर का उसका वर्किंग प्लेस है, तो इसका भी रिलेशनशिप पूछ लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज 12.1.1.15 स्टैंड फॉर क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। क्या क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या है, उसको किस में नापा जाता है। जैसे OHM प्रेशर, प्रेशर को OHM में, रेजिस्टेंस को पास्कल में, टेम्परेचर को डिग्री में, एनर्जी को जूल में। आफ्टर दैट 12.1.1.16 इज फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड देयर मेजरमेंट्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब जैसे कोई भी चीज है, किसी भी चीज को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा। जैसे अगर मुझे टेम्परेचर नापना है तो मुझे थर्मोमीटर का यूज करना है, विंड नापने के लिए एनोमीटर का, अर्थक्वेक के लिए सीस्मोग्राफ का, और स्पीड के लिए ऑडोमीटर का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज 12.1.1.17 स्टैंड्स फॉर टूल एंड देयर एक्शन। कौन सा टूल है और उससे क्या एक्शन करने का हम लोग काम करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज को मैग्नीफाई करने का काम किया जाता है। किसी को भी बहुत ज्यादा अल्ट्रा जूम करके किसी चीज को देखना हो तो उसमें माइक्रोस्कोप का यूज होता है। शील्ड का इस्तेमाल कौन करता है, गार्ड करता है। स्पून फीड करने के लिए, स्पैड डिग करने के लिए। स्टडी एंड टॉपिक, बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। अब जैसे यहां पर समझाया गया है स्टडी एंड टॉपिक को भी यहां पर, कि किस चीज की स्टडी हम लोग कर रहे हैं और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर कोई बर्ड्स की स्टडी कर रहा है दैट मींस दैट इज ऑर्निथोलॉजी। अगर कोई फॉसिल्स की स्टडी कर रहा है दैट इज मींस पैलेंथोलॉजी। इफ यू आर स्टडिंग फॉर इंसेक्ट्स देन यू आर स्टडिंग फॉर एंटोमोलॉजी। सॉइल की स्टडी कर रहे हैं तो पैडोलॉजी है, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी, और लीवर के लिए हैप्टोलॉजी है। The next one is 12.1.1.18 stands for individual and their dwelling places. कौन सा इंडिविजुअल है, उसका ड्वेलिंग प्लेस का मतलब उसको रहने की उसकी जगह कहां पर है, उसकी रहने की जगह को क्या बोलते हैं। जैसे माउस है तो माउस के रहने की जगह होल हो गया, एस्किमो इग्लू, सोल्जर्स बैरक में, ईगल आयरी, हॉर्स स्टेबल जिसे अस्तबाल भी कहते हैं, डॉग कैनल। आफ्टर दैट 12.1.1.19 गेम्स एंड देयर प्लेइंग प्लेसेस। कौन सा गेम है और वो किस जगह पर खेला जा रहा है। जैसे क्रिकेट है तो पिच पर खेली जा रही है, स्केटिंग है रिंक में हो रही है, टेनिस है कोर्ट में हो रहा है, रेसलिंग है एरेना में, बॉक्सिंग रिंग के अंदर। 12.1.1.20 स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स। कौन सा स्पोर्ट्स है और उससे रिलेटेड कौन सा प्लेयर है, या कौन सा प्लेयर है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सा खेल खेलता है। जैसे सानिया मिर्जा स्टैंड्स फॉर टेनिस, साइना नेहवाल फॉर बैडमिंटन, संदीप सिंह फॉर हॉकी, एंड मिताली राज फॉर क्रिकेट। आफ्टर दैट 12.1.1.21 स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्म्स। हर एक स्पोर्ट्स के अंदर, हर एक खेल के अंदर कोई ना कोई स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज, उस
खेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती हैं। जैसे लेग बाई है, तो किसके लिए? क्रिकेट के लिए यूज हो गया। तो हर एक गेम्स के लिए कोई ना कोई टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हमको याद होनी चाहिए। जैसे बैडमिंटन और टेनिस के लिए स्मैश शब्द का यूज किया जाता है, जब कभी हम लोग शॉट मारते हैं बहुत तेजी से, स्मैश। बेसबॉल होम रन, बेसबॉल डायमंड। बास्केटबॉल के लिए फ्री थ्रो यूज होती है, टेनिस के लिए डी यूज, ब्रिज डमी, हॉकी के लिए मैलेट, और क्या कहते हैं, पेनल्टी कॉर्नर भी यूज होता है इसके लिए एक वर्ड। मैलेट, पोल, पेनल्टी कॉर्नर, ये सभी शब्द यूज किए जाते हैं हॉकी के लिए। आफ्टर दैट 12.1.1.22 stands for sports and cups and their trophies। कौन सा खेल है और उससे रिलेटेड कौन सा कप या कौन सी ट्रॉफी होती है? जैसे राइडर कप है, उसके लिए गोल्फ हो गया। दुरंत कप फुटबॉल। ऊबर कप किसके लिए होता है? बैडमिंटन के लिए। तो कौन सा खेल है और उससे रिलेटेड कौन सी ट्रॉफीज या कप्स होते हैं? 12.1.1.23 stands for animals and their sound। कौन सा एनिमल है और वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? जैसे लॉयन है, तो लॉयन राव, राव का मतलब होता है दहाड़ना। डॉग बार्क, भौंक रहा है। आउल हूट कर रहा है। हॉर्स नी, फ्रॉग क्रोक, क्रिकेट दुलीप ट्रॉफी, आफ्टर दैट क्वैक डक। तो इस तरीके से यहां पर बताए गए हैं कि कौन सा एनिमल और वो किस साउंड को यहां पर प्रोड्यूस करता है, वो यहां पर आपको समझाया जा रहा है। अगर स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट के लिए दुलीप ट्रॉफी की होती है, और एनिमल्स और साउंड यहां पर समझाया जा रहा है। जैसे डक है तो वो क्वैक साउंड करेगा। आफ्टर दैट 12.1.1.24 stands for country and their national game। कौन सा कंट्री है और उसका नेशनल गेम क्या है? हर एक कंट्री का, हर एक देश का कोई ना कोई अपना एक नेशनल गेम होता है। जैसे क्रिकेट ब्रिटेन, हॉकी इंडिया, बेसबॉल यूएसए, जूडो जापान, टेबल टेनिस चाइना, फुटबॉल ब्राजील। तो ये बात आपको यहां पर समझाई जा रही है। आफ्टर दैट 12.1.1.25 stands for country and their national emblem। हर एक कंट्री का कोई ना कोई एक नेशनल एम्बलम होता है, उसका प्रतीक होता है। जैसे इंडिया का क्या है? लॉयन कैपिटल। यूके का रोज, कनाडा का व्हाइट लिली, एंड स्पेन का ईगल। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स, there are many other types of relations that can also be possible, such as स्पोर्ट्स एंड कप्स। तो स्पोर्ट्स एंड कप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, फेमस पर्सनैलिटीज। Problems based on word analogy are asked in different formats in various competitive exams, where the candidate is required either to find out the similar analogous pair or to complete the given analogous pair. Based on this, we have classified word analogy into the following types। तो बेसिकली यहां पर जो आपको बातें बताई गई हैं, यहां पर जो चीजें आपको समझाई गई हैं, वो क्या है कि आपको यहां पर रिलेशनशिप्स बताए गए हैं कि किस किस रिलेशनशिप से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस को पुट किया जा सकता है, कौन कौन से रिलेशनशिप्स यहां पर पूछे जा सकते हैं, वो सभी बातें आपको यहां पर समझाई गई है। Analogous now 12.1.12 stands for analogous pair compilation। In such type of questions, the candidate will be provided with one pair of words
and second pair of incomplete words. He, she supposed to find a relation between the first pair of words and then choose the correct alternative to complete the second pair. तो यहां पर आपसे ये अपेक्षा करी जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, और जो पहले पेयर में आपको रिलेशनशिप, जो लॉजिक आपको पता चल रहा है, उस लॉजिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट टर्म में आपको पुट करना होता है. Some solved examples given below will give you better idea about these types of questions. अब नीचे जो आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस को यहां पर हमसे पूछा जा सकता है, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन हैं और वहां पर क्या क्या लॉजिक फिट हो सकते हैं. इससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे सबसे पहले यहां पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया गया है, डायरेक्शन. सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. आपको यहां पर एक वर्ड फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर. अब जैसे सबसे पहले यहां पर पहले पेयर में क्या कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, पहले में रिलेशनशिप क्या दिया गया, रेड, और रेड के आगे लिखा हुआ कलर. आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके बाद दिया गया है प्रोफेशन. अब रेड कलर यहां पर है, क्वेश्चन मार्क है और प्रोफेशन है. दैट मींस इसका मतलब क्या है कि रेड दैट इज अ कलर, रेड जो है वो एक कलर है, और क्वेश्चन मार्क क्या है, प्रोफेशन. मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए जिससे रिलेटेड प्रोफेशन का रिलेशनशिप बने. अब ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लॉयर, कोर्ट, स्कूल एंड देन ब्लैक. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर. द सॉल्यूशन, एज रेड इज अ कलर, जो रेड जो है वो एक कलर है. सिमिलरली लॉयर इज अ प्रोफेशन. बड़े ही सिंपल तरीके से इस बात को रखा गया है, बड़ा सिंपल तरीके से इस बात को समझाया गया है कि रेड जो है वो एक कलर है और लॉयर जो है वो एक प्रोफेशन है. दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The directions says that select the related word from the given alternatives. Question mark, then after tadpole, और बटरफ्लाई के बाद लिखा हुआ है यहां पर कैटरपिलर. अब इसका मतलब क्या है? नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्शन. सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. क्वेश्चन मार्क, tadpole and butterfly, caterpillar. The options are crow, goose, fish and then frog. तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि ये आपको एक तरीके से इसका यंग वन दिखाया जा रहा है. तो बटरफ्लाई का यंग वन कैटरपिलर हो गया, ऐसी टैडपोल जो होता है ये किसका यंग वन होता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो यहां पर सॉल्यूशन के तौर पे क्या बताया गया है, आइए समझते हैं. डी ऑप्शन, दैट इज फ्रॉग. एज कैटरपिलर इज द यंग वन और लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई, सिमिलरली टैडपोल इज द यंग वन ऑफ और लार्वा ऑफ अ फ्रॉग. तो ये फ्रॉग का यंग वन हो गया. तो यहां पर रिलेशनशिप क्या दिखाया गया है, यंग वन का रिलेशनशिप यहां पर बताया जा रहा है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायरेक्शंस स्टैंड्स फॉर सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. यहां पर बताया गया है कि भाई आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करें सबसे पहले, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए पता होना चाहिए. चाइना, हांगकांग, क्वेश्चन मार्क, वेटिकन. The options are France, Mexico, Canada and then Rome.
तो यहां पर सबसे पहले आपको यह बताया गया है कि चाइना हांगकांग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तभी आप नेक्स्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, एज हांगकांग इज इन चाइना, हांगकांग जो है वो चाइना के अंदर है, इन द सेम वे वेटिकन इज सिचुएटेड इन रोम, तो वेटिकन जो है वो कहां पर है, रोम के अंदर है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the related word from the given alternatives. Cassette, video player, question mark, computers. A option reels, B CPU, C files, D flop. Now we are looking to the solution. D, data of the second are visualized on the first. जो भी डेटा उसके अंदर दिया हुआ है उसको विजुअल करने के लिए हमें फर्स्ट थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब कैसेट के अंदर क्या है, ये वीडियो प्लेयर से पूछिए, वीडियो प्लेयर से पता चलेगा। और इसी तरीके से फ्लॉपी के अंदर क्या है, ये आपको कंप्यूटर से पता चलेगा। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, cow is related to calm in the same way abandon is related to. ये यहां पर नेचर दिखाया गया है कि कूल इज रिलेटेड टू काम, कूल और काम एक जैसे वर्ड हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ऐसी अबेंडन जैसा एक और सिनोनिम वर्ड क्या होगा? द ऑप्शन इज डाउन, लीव, अट्रैक्ट एंड क्लियर। Now we are looking to the answer, the solution of this question. B, as calm and cool are synonym of each other. ये दोनों ही एक दूसरे के synonyms हैं, एक जैसे word के meaning है। In the same way, synonym of abandon is leave. Abandon करना या किसी चीज को leave छोड़ देना, इन दोनों का मतलब एक जैसा होता है। That's why B option is the correct answer. Now, moving to the next question. Mew is related to cat in the same way horse is related to. Mew का संबंध अगर कैट से है तो हॉर्स का संबंध किससे होगा? ए ऑप्शन स्टेबल, बी क्रीप, सी राउर एंड डी नी। हिंट देता हूं आपको, ये इसके साउंड से रिलेटेड है। कैट जो है वो म्यू साउंड करता है, उसी तरीके से हॉर्स क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। नाउ वी आर लुकिंग टू द आंसर, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन, as mew is the sound produced by the cat, similarly nee is the sound produced by the horse. ये साउंड है जो इस जानवर द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। That's why D option is the correct answer. Now moving to the next question, the next pair of selection, 12.1.3 analogous pair selection. In such type of problems, a pair of words is given, followed by 4 pair of words as options. The candidate is required to pick the pair in which the words bear the same relationship to each other as the words of the given pair bear. आपको यहां पर पहले एक क्वेश्चन के तौर पे एक रिलेशनशिप दिखाया जाएगा, एक पेयर दिखाया जाएगा। उस पेयर्स के आधार पर नीचे जो ABCD 4 आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, उसमें यह देखना होगा कि इन चारों ऑप्शंस से, जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शन से कौन सा रिलेशनशिप ऐसा बनके इसमें तैयार हो रहा है। यह चीज आपको इसके अंदर देखनी होगी। ऊपर के दिए हुआ है एक आपको ऑप्शन, एक आपको बताया गया है रिलेशनशिप, और उस जैसा सिमिलर रिलेशनशिप और किस ऑप्शन में बन रहा है वही इसके लिए सही जवाब होगा। अब यहां पर एक आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है।
Find out the pair in which the words bear the same relationship to each other as similar to the words of the given pair bear. Sty and then pig. अब स्टाई और पिग के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप ABCD में से किस में है, वही आपको पता करना है. ऑप्शंस आर ब्रे डोंकी, चिक हैन, बर्न आउल एंड देन एसुलम bird. Now we are looking to the answer, the solution of this question. As a pig lives in a stray. ये इनकी लिविंग प्लेस का है. कौन सा जानवर है, उसके रहने की जगह कहां पर है. इन द सेम वे आउल लिव्स इन बर्न. तो इसीलिए सी ऑप्शन जो है ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट एग्जांपल. Find out the pair in which the words bear the same relationship to each other as similar to the words of the given pair bear. The pair is 5 pentagon. Option A rectangular 4, option B 3 triangular, option C 4 square, and then septagon 6. Now we are looking to the answer, the solution of this question. As pentagon has 5 sides. सीधा सा आपको पता है कि पेंटागन जो होते हैं उसकी 5 साइड्स होती हैं. सिमिलरली अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड, और रेक्टेंगल की कितनी होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट सेगमेंट is about 12.1.4 in this similar word selection. In such type of questions, a group of 3-4 words is given, followed by 4 other words as options. The candidate is required to choose the alternative which is similar to the given word. अब यहां पर आपको ये करना होता है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि आपको यहां पर दिया जाएगा कि 3 और 4 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स एज ए ऑप्शन, और 4 वर्ड और आपको ऑप्शंस के तौर पे दिए जाएंगे. आपको ये देखना है कि जो ये ऊपर 2-3 वर्ड्स दिए गए हैं, इसी जैसा सिमिलर एक और वर्ड, इसी कैटेगरी का, इसी रिलेशनशिप का एक और वर्ड इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है. अब जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है वो उन वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 9. आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज दैट ऑल्टरनेटिव एज योर आंसर विच इज सिमिलर टू द गिवन वर्ड्स. क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. मतलब इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उस जगह पर क्या आना चाहिए. अब ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए और उसके बाद श्रीलंका. अब यही आपको देखना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस जैसा सिमिलर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप है, ऐसा ही सेम रिलेशनशिप नेक्स्ट के अंदर आना चाहिए. नाउ सॉल्यूशन को अब यहां पर देखते हैं. डी ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऑल आर द एशियन कंट्रीज. ये सारी की सारी जो है वो एशियन कंट्रीज. तो इसी तरीके से एक और एशियन कंट्री अगर हमको मिल जाए तो वो इसके लिए बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी, और जो कि कौन सी है, श्रीलंका. तो इसीलिए डी ऑप्शन श्रीलंका जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज डॉलर, येन एंड रुपी. अब डॉलर, येन और रुपी तीनों चीजें क्या है, आपको अच्छे से पता है, करेंसीज है. अब एक और करेंसी इसके आगे आनी चाहिए. अब ऑप्शंस दिए गए थे नीसिप, शोरा, रुपी एंड देन पाउंड. चलिए इसके सॉल्यूशन पर देखते हैं. डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है.
डॉलर, येन एंड रुपी आर द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये तीनों ही जो है वो करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की। एंड सो इज द पाउंड, और इसी तरीके से सिमिलर क्या हो जाता है, पाउंड हो जाता है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now, the next type of question is 12.1.5, and that is analogy detection. In such type of questions, the candidate is required to find out the common feature among the given words and pick the alternative that mentions the properties, features common to the given words. अब यहां पर क्या होगा, ये एनालॉजी डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको यहां पर बताया जाएगा द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉमन फीचर। एक कॉमन फीचर आपको निकालना होगा इनके बीच में कि इनके बीच में कॉमन क्या चीज है इन वर्ड्स के बीच में, और उसी तरीके का सेम कॉमन वर्ड एक और आपको जो ऑप्शंस के तौर पे 4 दिए गए हैं उसमें से एक और फाइंड आउट करना है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड आउट द कॉमन फीचर अमंग द गिवन वर्ड्स and pick the alternative that mentions the properties, features common to the given words. The word is nose, eyes and ears. अब nose, eyes और ears के लिए क्या है, A, B, C, D. अब A ऑप्शन क्या कहता है कि they are internal parts of the human body. B कहता है they are not the external part of human body. सी कहता है दे आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी बिलो वेस्ट, ये वेस्ट से नीचे का जो पार्ट होता है बॉडी का उसके ये सारी चीजें हैं। और डी कहता है दे आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी अबव नेक, ये नेक से ऊपर जो शरीर के हिस्से होते हैं उसमें से ये बॉडी पार्ट्स है। अब आपको क्या लगता है कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या इन तीनों के लिए सुटेबल लाइन होगी, परफेक्ट लाइन होगी? जो इसके लिए परफेक्ट रहेगी वही इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। नोज, आईज एंड ईयर्स आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी अबव नेक। इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया कि ये नेक से ऊपर के क्या है, तीनों के तीनों पार्ट्स हैं। बाकी ए इसके लिए सही नहीं होगा क्योंकि इंटरनल पार्ट नहीं है, ये आउटर पार्ट्स हैं। दे आर नॉट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरे में बोल दिया गया कि एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। सी गलत क्यों है, दे आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलो वेस्ट, ये वेस्ट से नीचे के पार्ट है नहीं, बल्कि ये तो वेस्ट से ऊपर के पार्ट है, अबव। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। Find out the common feature among the given words and pick the alternative that mentions the properties, features common to the given words. The words are Dhoni, Yuvraj and Dravid. The options are athletes, cricketers, politicians and then singers. Now we are looking to the answer, the solution of this question. B option is right. It is clear that the common feature among Dhoni, Yuvraj and Dravid is that they all are the cricketers. ये सारे के सारे जो हैं वो क्रिकेटर्स हैं, तो इसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंट कौन करता है, क्रिकेटर करता है। Now the next type of analogy is 12.1.6, that is multiple word analogy. In such type of analogy, a group of 3-4 interrelated words is given. The candidate is required to find out the relationship among these words and choose another group with similar relationship from the options provided. अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, मल्टीपल वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, 3 या 4 इंटररिलेटेड वर्ड्स आपको दिए गए होंगे। आपको क्या चाहिए होता है कि जो भी रिलेशनशिप उनके बीच में है ऐसा ही अनदर ग्रुप एक और सिमिलर रिलेशनशिप का कौन सा बनके तैयार हो रहा है, जो कि ऑप्शंस के तौर पे आपको
दिया जाएगा। सो here are the question. The example says that find out the relationship among these words and choose another group with similar relationship from the options provided. Furniture, table, अलमीरा। अब फर्नीचर, टेबल, अलमीरा के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, ऐसा ही सेम रिलेशनशिप एबीसीडी में से किस में बनके तैयार हो रहा है? ऑप्शंस दिए गए थे बिल्डिंग वॉल ब्रिक, बी मदर फादर सिस्टर, सी फ्रूट ऑरेंज एप्पल, एंड डी ऑप्शन सी रोड सिटी. Now we are looking to the solution of this question. C option is the correct answer, as table and almirah are both the furniture. टेबल और अलमीरा जो है ये दोनों ही फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब फर्स्ट वर्ड जो है फर्नीचर और उसके अंदर आते हैं टेबल और अलमीरा। सिमिलरली इन द सेम वे ऑरेंज एंड एप्पल आर बोथ फ्रूट्स, ये दोनों ही फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियरली बोथ सेकंड एंड थर्ड बिलोंग टू द क्लास डिनोटेड बाय द फर्स्ट। जो भी सेकंड और थर्ड वर्ड जो भी दिया हुआ है ये एक क्लास को डिनोट करता है जो कि फर्स्ट के अंदर आपको दिया हुआ है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Directions. Find out the relationship among these words and choose another group with similar relationship from the options provided. Pink, red and white. The options are A option green, blue, yellow, B option brown, black, blue, C option orange, yellow, black, and then yellow, red and then green. अब पिंक रेड व्हाइट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है ऐसा ही सिमिलर रिलेशनशिप किस ऑप्शन में देखने को आपको मिल रहा है? नाउ वी आर लुकिंग टू द सॉल्यूशन. एज पिंक इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट. पिंक जो है ये ऑब्टेन्ड, पिंक इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट. रेड और व्हाइट को जब आप लोग मिक्स करते हैं तब वहां पर पिंक कलर तैयार होता है. सिमिलरली ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड येलो. अब इसी तरीके से ब्लू एंड येलो को जब आप लोग मिलाते हैं, इस कॉम्बिनेशन को मिक्स करते हैं, तो आपको ग्रीन एज ए रिजल्टेंट के तौर पे मिलता है. दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. मुलाकात होती है आगे के सेशंस में एनालॉजी के सेकंड पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.